इकोनॉमिक्स में भी अगर आप लेखन कला डेवलप कर लेते हो, सब टीचर अपना-अपना बताते हैं, तो मैं भी अपना प्रयास करूँगा, तो वो लेखन कला आपकी सब जगह काम आएगी। आप इसको पॉलिटिकल साइंस में यूज़ करें, भूगोल में यूज़ करें, जहाँ भी इस्तेमाल करें, क्योंकि कला, कला होती है, गुण, गुण होता है। प्लेटो ने कहा कि गुण अविभाज्य होते हैं। यानी जैसे आप हो वैसे ही हो। या तो आप चेहरा ओढ़ते हो, ये हो सकता है, लेकिन आपका गुण लंबे टाइम तक छिपा नहीं रहता है, वो प्रकट हो ही जाता है। तो गुणों को आप इस तरह से नहीं कर सकते कि किसी के सामने कैसे हो, बाद में कैसे हो, वो धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो जो आप में गुण है, चाहे वो नैतिकता से जुड़े गुणों की बात करें आप, या आप में कोई कौशल से जुड़ा गुण है, वो गुण आपका दिखेगा ही दिखेगा हर जगह पे। तो जब आप लेखन कला एक में सीख लेते हो, तो बाकी में भी वो रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। आपको अपने आप आ जाएगा कि कितने वर्ड्स मेरे को लिखने हैं, कैसे मुझे वाक्यों का संयोजन करना है, कैसे मुझे टू द पॉइंट जाना है। मेंस में टू द पॉइंट का जबरदस्त रोल है। ये नहीं कि आप इंट्रो लिख रहे हैं तो इंट्रो में आप लिखते ही चले गए। इंट्रो 2 लाइन से ज़्यादा नहीं जाना है। मतलब जैसे थोड़ी बहुत बातें मैं दूसरी भी कर लेता हूँ आपसे। मान लो आपको 150 वर्ड कैटेगरी के अंदर कोई क्वेश्चन है, मेंस के अंदर। ये लिमिट हो गई, वर्ड लिमिट। तो आप लिमिट के अंदर रहोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, मतलब आगे भी, क्योंकि आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस करने, टाइम फिर लैप्स होने लगेगा। तो आप इसमें 140 का बजट बनाते हो। अब कम लिखने का मतलब ये नहीं कि आप 120 में लिखें या फिर 100 में लिख दें, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। लिमिट के आसपास रहो, मतलब 10 वर्ड्स अगर आप, या 10% कह सकते हो, 135 पे भी आ सकते हो, 15 वर्ड कम भी लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा में आपको नुकसान होगा। तो ये 140 मैंने बनाया। इसमें कोई भी प्रश्न होता है, उसका इंट्रो होता है। एक तो इंट्रो की हेडिंग नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है ना? मतलब मन में समझना है कि ये इंट्रो चल रहा है। और एक मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट 2 हो सकते हैं आपके। ज़्यादा क्या होता है, कई बार वो 2 भाग देता है एक ही सवाल में। 2 पार्ट मैंने मान लिए। तीसरा फिर कंक्लूडिंग वाली कोई लाइन जाएगी आपकी, तो कंक्लूजन लिख देते हैं। इंट्रो में आप 20 वर्ड्स का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 20 शब्द के आसपास आपका इंट्रो हो, 20 में आप कंक्लूजन के लिए कर दें, 40 आपके चले गए। 2 पार्ट हैं। एक सवाल लेके भी बता दूंगा मैं आपको, यहाँ पे 50-50 का कर सकते हैं। अब 50-50 में भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, माना कि एमएसपी क्या है। एक पार्ट ये है सवाल का, और सेकंड पार्ट में आ रहा है अ, भारतीय किसानों के लिए इसके महत्व को बताइए। अब इसमें भी हम यही स्टाइल फॉलो करेंगे, तो बोर्ड के ऊपर लिखिए कि इंट्रो और कंक्लूजन क्या है। अब इसमें एमएसपी क्या है, एक तरीका हमारा ये होता है, हो सकता है कि हम एमएसपी से ही शुरू कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो कि एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर किसान चाहे तो अपने माल को बेच सकते हैं। यहाँ से आपने चालू कर दिया। थोड़ा इंट्रो देना हो और भी, तो आप कह सकते हो 1963 में लक्ष्मीकांत झा कमेटी एक रही थी, उनके सजेशन पे आया था। लेकिन वो उतना लिखोगे तो फिर वो बढ़ेगा। एक शुरुआत यहाँ से हो सकती है, लेकिन इसमें इंट्रो गायब हो गया, आप सीधा एमएसपी पे आ गए। हाँ, और आगे इसका महत्व बता रहे हो, महत्व पर भी हम बातचीत कर लेंगे। इसमें इंट्रो कैसे बनाएं, और यही फंडामेंटल्स आपको मेंस में विजेता बनाएंगे। जो मैं भी समझाने जा रहा हूँ आपको, इनको थोड़ा दिमाग में आप बैठा लीजिए। वो मॉडल सब जगह चलेगा, फिर ज्यादातर केसेज में चलेगा।
अच्छा, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट तो जरूर होता है। आज अगर मैं आपके सामने आया हूँ तो इसका कॉन्टेक्स्ट है ना कोई, मतलब कि भाई मुझे मेंस पढ़ाना है और आप उसके लिए मतलब तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। ये संदर्भ बना ना, कोई भी एब्सोल्यूट इवेंट तो नहीं होता, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। आप मेरी बात पे ध्यान देंगे, और मेरी आदत पढ़ाने की है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, और मुझे कोताही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, और मुझे पढ़ाना है तो मेरे को पढ़ाना है। इसमें ये कुछ भी ऐसा बीच का रास्ता नहीं है हमारे पास, और बीच का रास्ता ढूंढने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं। सफलता असफलता सब बाद की बातें हैं, पहले हम काम हमारा जो भी है उसको हम ठीक से करने की आदत में रहेंगे तो जीवन भर हमारा सही रहेगा। आपको मैंने ये निवेदन किया कि कोई भी चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, आप उस कॉन्टेक्स्ट पे जाने की कोशिश करो। मतलब इट इज नॉट द थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली। अगर आप मौलिक अधिकार पे भी बात कर रहे हो तो मौलिक अधिकारों की कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो मान लो कोई सवाल आ रहा, मौलिक अधिकार क्या है, मेरे को नहीं आता पॉलिटिकल साइंस ज्यादा, मैं सिर्फ एक बार का एग्जाम्पल उठा, और फिर भारत में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की आपसी टकराट के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह का आ गया, टकराट भी होती रही है जहां तक हमें याद है, आर्टिकल 39 बी सी और इस तरह के मुद्दे भी रहे हैं। भौतिक संपदा का समान वितरण होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, वही फंडामेंटल राइट्स, निजी संपत्ति के अधिकार, और ये सारी बातें तो होती है उसमें। तो आप इसमें भी फंडामेंटल राइट्स क्या है से पहले ये क्यों आए, वो वाली से इंट्रो बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे इसमें हम एमएसपी है, लेकिन इसका इंट्रो बनाएंगे तो हम देखेंगे कि एमएसपी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब व्हाई वी आर हैविंग एमएसपी इन अवर कंट्री, शुड बी रिमूव इट। सपोज यूपीएससी उल्टा पूछती है, कई बार उल्टा भी पूछती है, तब आपकी ज्ञान का पता लगता है कि आप किसी फिनोमिना की रेलेवेंस को समझते हो कि नहीं। तो उल्टा बोलेगी, किसानों के आंदोलन और इन सारी बातों के मद्देनजर क्या आपके अनुसार भारत में एमएसपी को हटा देना चाहिए। तब भी तो आपको संदर्भ ढूंढना पड़ेगा, तब तो आपको एमएसपी की कॉन्टेक्स्ट लानी पड़ेगी, जिसके आधार पे आप ये कहोगे कि, या तो ये कहोगे कि नहीं होनी चाहिए, या ये कहोगे कि होनी चाहिए। स्टैंड तो कोई एक ही लोगे ना इस प्रकार के प्रश्नों में, बीच का रास्ता तो होता नहीं है। तो इसमें अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आदर्श है, मैं भी अपना विचार रख रहा हूँ। आपके पास कोई उससे श्रेष्ठ विचार हो तो वो भी लिख सकते हो। प्रस्तावना 10 तरीके से लिखा जा सकता है, तो हम ये कहें कि यही एक बढ़िया तरीका है, ये मैं स्थापित नहीं कर रहा हूँ क्लास में, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कई बार बच्चे परेशान रहते हैं कि हम प्रस्तावना कैसे बनाएं, तो उस चीज का आइडिया दे रहा हूँ। वो आइडिया अगर आपके लिए काम करता है तो वेल एंड गुड। तो एमएसपी का जो मेरे हिसाब से इसकी इंट्रो बननी चाहिए, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट है कृषि विकास भारत में। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई नेवर प्लान्ड टू टीच यू टुडे दिस वे। व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लास, आई वाज नॉट हैविंग अ काइंड ऑफ प्लानिंग कि मेरे को आज क्लास ऐसे शुरू करनी है, या मैंने इस पे काम करके कि आज ये बोल के क्लास को ले जाना है। मेरी हर इंट्रो क्लास अनप्लान्ड ही रहती है, मतलब वो प्लान्ड नजर आती है जब मैं क्लास में होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पीटी में ऐसे ऐसे टॉपिक जाएंगे तो प्लानिंग दिखने लग जाता है। लेकिन शुरू में आके मेरे को कैसे आपको बात करनी है, हाउ आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट यू, आई एम नेवर मतलब कि आई नेवर गो फॉर प्लान। एंड सेम वे मेरे को इस चीज का अंदाज नहीं था कि आपको आके इस तरह से मेरे को आज क्लास को ले जाना है, लेकिन मैं यहीं पे सवाल बनाया और यहीं पे कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो जैसे हम इसका अगर आंसर लिखना शुरू करेंगे कि एमएसपी क्या है, तो मेरे हिसाब से इसकी इंट्रो ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आंसर लिखना शुरू किया यहाँ पे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में त्वरित कृषि कृषि विकास। अब खाली कृषि विकास लिखोगे थोड़ा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब कोई सेंस नहीं बन रही। आप इसको एक्सेलरेटेड बोलोगे तो
और महत्व बढ़ता है, मतलब जो आप लिख रहे हो उसका महत्व बढ़ता है कि आप विकास करना चाह रहे हो, लेकिन वो होना चाहिए त्वरित में। तो भारत में त्वरित कृषि विकास कितना आइडियल लेखन होगा ये आप देखिए। तो भारत में त्वरित कृषि विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में, मतलब सीक्वेंस में, और ये तो कोमा के बाद जो आप लिखते हो, ये जो मैं अभी लिखूंगा, ये आपकी कई चीजों को बैलेंस करता है। भारत में त्वरित कृषि विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में अन्य बातों के अलावा, यह आवश्यक है कि किसानों को उचित कीमत, ये उचित वर्ड ही बहुत कुछ कह जाता है। कुछ नहीं कहना, लागत निकले कि नफा हो। कहते हैं ना, किसान की लागत निकले उसको नफा यानी फायदा हो। व्हेन यू से फेयर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दैट। जब आप उचित बोलते हो तो सब कुछ आ जाता है। कोई परिस्थिति की मोहताज नहीं है ये वर्ड। उचित समय के अनुसार जो भी उचित, तो उचित कीमत मिले, मतलब अच्छा, इसमें कंज्यूमर वेलफेयर भी आ जाता है। आप ये कहोगे कि किसानों को ज्यादा कीमत मिले, तब भी आप गलत हो जाओगे। पहले मैं लिखता हूँ, कई बच्चे शायद इस बात को पकड़ने में उनको परेशानी हो रही। भारत में त्वरित कृषि विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में अन्य बातों के अलावा यह आवश्यक है कि किसानों को उचित मूल्य मिले। एक चीज बताओ, आपकी उचित मूल्य वर्ड अपने आप में कई बातों को कवर करता है। किसान को सेंस में हम लिख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको पटेटो या कोई भी चीज 100 रुपए किलो मिल रही है। दिस इज नॉट फेयर प्राइस। It may be good price for the farmer, but it's not fair price, because you need also to see consumer welfare. Those people who are buying potatoes, उनके बारे में आपने नहीं सोचा। तो आपको इतनी कहानी गाने की जरूरत नहीं है कि किसान को वो मिले, कंज्यूमर का भी। इतना लंबा चीज से बचने का तरीका है कि आप उचित मूल्य लिखते हैं। अच्छा, आप कितना भी विकास करो, त्वरित कृषि विकास करना चाह रहे हो, इरिगेशन फैसिलिटीज बना रहे हो, कैनलाइजेशन कर रहे हो, नहरीकरण कर रहे हो, विस्तार सेवाएं बना रहे हो, कृषि केंद्र बना रहे हो जिसमें किसानों को ज्ञान मिलता है, आप उच्च उपज के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन आपको पढ़ाया था मैंने क्लास में, वो कर रहे हो खेती के अंदर। सबका सारांश क्या है? अगर किसान को कीमत सही नहीं मिलेगी, आप कृषि का वाणिज्यीकरण जिसको कहते हो, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना, किसान बाजार को देखकर उत्पादन करने लगे। हालांकि इस परिभाषा में, मतलब तीर्थंकर रोहित सर कहते हैं, दूरस्थ बाजार तक भी ये चीज जानी चाहिए, तब वाणिज्यिकरण हो। एंड मार्केट के लिए भी करो, और मार्केट कौन सा होना चाहिए? रिमोट, मतलब डिस्टेंट मार्केट तक अगर कृषि वस्तुएं जाती हो, तो ये कृषि का वाणिज्यिकरण होगा। और वाणिज्यिकरण बने रहने के लिए क्या है? तो उचित कीमत अगर आप इंश्योर नहीं करोगे, तो आप चाहे इरिगेशन वाली फैसिलिटीज डेवलप करो, चाहे आप विस्तार सेवाओं का विकास करो, चाहे आप मंडियां बनाओ, चाहे आप टेक्नोलॉजी में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ले आओ, ये सब का कोई सेंस नहीं निकलेगा अगर किसान को कीमत नहीं मिलेगी। वो अगली बार बुआई नहीं करेगा। तो ये बात यहाँ पे आई है। देखो, ये कॉन्टेक्स्ट बना है। क्या कॉन्टेक्स्ट बना? त्वरित कृषि विकास और अन्य बातों के अलावा। ये लिखने से क्या हो गया कि आप सारी बातों को छोड़कर एक पॉइंट पे आ गए, वो है कीमत। सब बातों को तो सवाल भी नहीं है ना, सवाल तो एमएसपी का है। क्या हम त्वरित कृषि विकास केवल एमएसपी से कर सकते हैं? तो इसलिए मैंने अन्य बातें लिखी हैं यहाँ पर। अन्य बातों के अलावा ये आवश्यक है कि किसानों को, अच्छा, मैं मेरे मन में तो ये आ रहा था कि उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, लेकिन फिर वर्ड्स बढ़ जाते, तो मैंने उनकी उपज वर्ड को हटा दिया है यहाँ से। उचित मूल्य से भी वही भाव प्रकट हो रहा है। कोई भी समझेगा ना कि किसान को उचित मूल्य मिलेगा तो किसका मिलेगा? उसकी उपज का ही मिलेगा।
ये काम आपको मेंस में करना होता है। अब ये इंट्रो बना है इसका, इसके बाद अब आप यहाँ पर एमएसपी की शुरुआत उपर्युक्त लक्ष्य के मद्देनजर की गई, जो कि देखिए सेंटेंस लिंकिंग बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो कि ये नहीं कि पूर्ण विराम लगा दिया फिर एक नई लाइन लिख रहे, फिर तो वर्ड्स बढ़ जाएंगे। जो कि सरकार द्वारा किसानों को प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत, और न्यूनतम में अनिवार्यता शब्द आता है। आप कहते हो ना यूपीएससी में कि न्यूनतम योग्यता, इसका मतलब ये भी होता है कि इससे नीचे नहीं। कई बच्चे समझ नहीं पाते इस वर्ड को भी कि न्यूनतम कीमत का अर्थ क्या है, क्या कम से कम दे रहे हैं क्या। वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे भारत में 2018-19 से जितनी किसान की लागत होती है उत्पादन की, उसका कम से कम 50% ज्यादा एमएसपी तय होती है हमारे भारत में 18-19 से। तो न्यूनतम का मतलब क्या निकला फिर यहाँ पे, अनिवार्य में निकला कि इतनी तो देंगे ही देंगे, राइट। इसी तरह से फिर वो एमएसपी के बारे में यहाँ लिखा, और फिर महत्व आएगा इसका, जो मैंने बताया यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर। ये तो इंट्रो बना दिया, मैं ज्यादा चिंता आपके इंट्रो की थी, वो इंट्रो मैंने बना दिया। एमएसपी क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपको जोड़ना है इसे, ये नहीं कि इसकी स्वतंत्र परिभाषा दे दी, इससे लिंक बनाना है। इसी को हम कहते हैं कोहेसिव राइटिंग, मतलब जो ऊपर लिखा वो नीचे कनेक्ट हो रहा है। तो आप फिर यहाँ पे लिखोगे कि एमएसपी क्या वाले पार्ट में, कि भारत में एमएसपी उपरयुक्त उद्देश्य के मद्देनजर। तो ये लिंक हो गया ना, ये पैराग्राफ इससे जुड़ गया। फिर आपको ईयर लिखना हो तो भी लिखो, उससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला कि 1965 में लक्ष्मीकांत झा वगैरह, ये सब अलंकार ही समझो, अलंकारों से कुछ नहीं होने वाला, क्रक्स से होगा जो भी हो। जब आप मूल बात लिखोगे कि महत्व बताओगे नीचे, यहाँ पे तो बता दिया कि सरकार इसको ऑफर करती है, एक प्रकार से इससे गारंटी वाली माना जा सकता है, हालांकि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। वो लड़ाई आपको पता ही है हमारे भारत में चल रही है कि एमएसपी को लीगल बनाया जाना। ये डिस्प्यूट तो आपने सुना ही होगा ना, एमएसपी को कानूनी वो मिलना चाहिए, स्वरूप मिलना चाहिए। और भारत में कोई भी एमएसपी जो अभी चल रही है, ये एमएसपी पे कोई लीगल लॉ नहीं बना हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एमएसपी दी जा रही है, बिना लॉ के चल रहा है। एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रहा है। सरकार को जब इच्छा होगी तो इसको बंद भी कर सकती है। लेजिस्लेशन नहीं है इसके पीछे, जो आप पढ़ते हो ना पॉलिटिकल साइंस में, लेजिस्लेट करना, उसको लेकर बहस है हमारे भारत में। तो एट द टाइम ऑफ दिस टॉपिक आई विल बी डीलिंग मोर अबाउट एमएसपी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ रेंडमली एक बात उठा के बोला, तो इससे आप कनेक्ट करके ये लिख दी। इसके बाद में मेन वर्ड, जैसे महत्व है, किसानों के लिए महत्व क्या है, तो उसमें मेन वर्ड क्या लिखना है आपको, इस पे ध्यान देना है। वो नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर उसको ढूंढता रहता है, फिर आपके नंबर आने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपने बाकी सब लिखा, वो मेन वर्ड नहीं लिखा। तो वो मेन वर्ड होता है मार्केट रिस्क। किसानों के लिए महत्व क्या है कि वो मार्केट रिस्क से बचाती है। अब कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि क्या मैं ये वर्ड लिख सकता हूँ इस तरह से। तो कभी कभार, मतलब इसको तो आप अच्छे से हिंदी में लिख ही सकते हो, बाजार जोखिम। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड लिखने से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है वहां पे, ये ध्यान रखिए। अगर आप ज्यादा कठिन हिंदी शब्दों को लिखते हो तो भी परेशानी आ सकती है वहाँ। तो उसमें फिर आप इंग्लिश ब्रैकेट में लिख सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे लिख दिया मार्केट रिस्क। इस तरह की एक्सप्लेनेटरी राइटिंग में वर्ड काउंट नहीं करेंगे कि आपके मार्क इसमें दो, मतलब एक दो तीन चार वर्ड्स मान लिए, ऐसा नहीं करेंगे, यही दो वर्ड्स ही काउंट होंगे। तो जहां तक संभव हो, मतलब आप ऐसे लिखो बाजार जोखिम। अब बाजार जोखिम क्या होता है आपको पता है,
अब उसको मत एक्सप्लेन करना फिर, ये भी एक वो होती है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो उनके पास आर्ट नहीं होती, वो क्या करते हैं फिर उसको भी खोल मतलब ज़्यादा पकड़ने लग जाते हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करके, और इसलिए वो गड़बड़ हो जाती है उसमें। आप इतना सा बता के छोड़िए, मतलब थोड़ी एक्सप्लेन करना, वो जानते हैं। बाजार जोखिम का मतलब वो जानते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो आपके मन में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं उसका मतलब जान के लिख रहा हूँ? तो ज़ाहिर-सी बात है कि मार्केट रिस्क आप जानते होंगे तभी तो लिख रहे हैं वहाँ। आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, लेकिन मैं कई बच्चों की कभी-कभी मेंस के आंसर देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो बहुत दूर चल रहे हैं। जहाँ उनको रहना चाहिए वहाँ से काफ़ी दूर जा रहे हैं। कुछ एक बच्चे बहुत शानदार होते हैं। जैसे इतने सारे बच्चों में भी कुछ आपको 10 से 1 बच्चे मिल जाएँगे जो बहुत आइडियल होते हैं लेखन के अंदर और समझने के अंदर भी। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनसे लगता है कि वाक़ई में इनको अगर थोड़ा-सा पुश मिल जाए, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। पूरी क्लास को ये समझ लेना कि उस तरह से है क्लास, या मतलब एक परसेप्शन लोग आमतौर पे बना लेते हैं। लेकिन हमें देखना है कि इस क्लास के अंदर टॉपर लाइक बच्चे भी बैठे हुए हैं और उनके साथ कोई समझौता हमें नहीं करना है। जो एक तरीका है उस तरीके पे चलने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मतलब इतने साल पढ़ाने के दौरान कुछ-कुछ आइडियाज़ है हमारे पास, जिससे आपका काम बन सकता है। तो वही सब चीज़ें हम करते रहेंगे आगे आपको समझाने के क्रम में। तो आपको हर टॉपिक में मेन पॉइंट थोड़ा-सा डिराइव करना है। जैसे मान लो भूमि सुधार है, एक दूसरा टॉपिक है भूमि सुधार। भूमि सुधार पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, आप में से कई बच्चे पॉलिटिकल साइंस के भी होंगे। समाजशास्त्र में भी भूमि सुधार को देखा जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और हमारे इकोनॉमिक्स में भी ये भूमि सुधार एक टॉपिक है। सबके व्यूज़ अलग-अलग हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में चले जाते हो तो वहाँ पर कुछ अलग व्यूज़ आ जाते हैं कि अच्छा, भारत में कुछ राज्य ज़्यादा कामयाब हुए भूमि सुधारों में। आगे चल के हम बातचीत करेंगे इसमें। आपका ध्यान रहना चाहिए मेरी बात पे। तो भूमि सुधार एक टॉपिक है जो इंडिया में स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है, और इस वजह से क्या है कि हर राज्य अपने-अपने हिसाब से उनको लागू करता है। और भारत में कुछ स्टेट ही ज़्यादा कामयाब हुए, कुछ बिल्कुल कामयाब नहीं हुए, ज़्यादातर भूमि सुधार फेल ही रहे हमारे इंडिया में। कुछ-कुछ मामलों में सक्सेसफुल रहे। तो यूपीएससी ने एक बार मेंस में सवाल पूछ लिया कि भारत में भूमि सुधारों के सफल होने के कारण, कहीं-कहीं पर जहाँ भी सफल हुए, किसानों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या बदलाव हुआ? खास तौर से लघु और सीमांत कृषकों की सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हुआ? तो भूमि सुधारों के अंदर या तो आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, जो मैं बताऊँगा आपको क्लास के अंदर। जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि देते हो। जो भूमि को कल्टीवेट करते हैं, खेती करते हैं, जो काश्तकार लोग होते हैं, जिनको कुछ लोग बटाईदार भी कहते हैं, उनसे ज़्यादा लगान लिया जाता है तो शोषण होता है। शोषण होने के कारण क्या होता है कि वो नर्वस हो जाते हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला यहाँ पर देखो आप, इसी सवाल से वो भी जुड़ रहा है। त्वरित कृषि विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में अन्य बातों के अलावा ये आवश्यक कि किसानों को उचित मूल्य मिले। भूमि सुधार आएगा तो आपको उचित मूल्य की जगह उचित प्रतिफल मिले। कोई भी आदमी उत्पादन क्यों करेगा? मतलब किसान या कोई भी इंसान, उत्पादन के पीछे मोटिवेशन क्या है? कि उसको सही इनकम, प्रतिफल, रिटर्न मिले। लैंग्वेज बदल गई यहाँ पे। अच्छा, एमएसपी सरकार का एक प्रयास है कि आपको पर क्विंटल कम से कम ये तो मिलेगा। तो बाजार में नीचे जा रहा है, तो आप हमारे को माल बेच सकते हो। तो बाजार की जो उतार-चढ़ाव है या जो जोखिम कहते हैं उसे, इससे आप बच गए। ये तो बात यहाँ तक खत्म हो गई। लेकिन आप ये बताइए कि कीमत तो आप ठीक दे रहे हो, लेकिन उत्पादन का आधा भाग भूस्वामी ले जाता हो। तो उसने जितनी मेहनत करी, उसकी आधी इनकम तो भूस्वामी ले गया। तो खाली एमएसपी क्या भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ा पाएगी? नहीं।
तो आपको देखना पड़ेगा कि लैंड एज एन इंस्टीट्यूट, वहां पर कोई शोषण तो नहीं है, वहां हम क्या काम कर सकते हैं, तो अन्य बातों में चला गया वो तो खैर। लेकिन आप एक टॉपिक को समझते हो तो 10 टॉपिक और जुड़ते हैं, अपने आप जुड़ते हैं। बस बात ये कि आपका ध्यान एक ही चीज में लगा हुआ हो और आप डाइवर्टेड मत रहो। हमारी तो राय आपसे ये है कि आप डाइवर्टेड मत रहो, एक धुन पकड़ लो कि मेरे को ये करना है तो करना है। जो डाइवर्जन होता है बहुत ज्यादा, उससे आप बचोगे। और जो भी टाइम बचा हुआ है आपके पास, अगर आप आज से भी कुछ समय देना शुरू करोगे 5-6 घंटे और प्रॉपर पढ़ोगे, तो आपको अच्छे टीचर मिले हुए हैं यहाँ पे। उनके मार्गदर्शन में देखो 19-20 हर टीचर के साथ रहता है कि किसी को क्या चीज पसंद नहीं आती। आप उनके चक्कर में मत पड़ो कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि मेरे को इस चीज से कितना मिल रहा है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही किसी के अंदर, मान लो मेरे में अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो उसे। कुछ आपको भी काम करना है तो वो अपने लेवल पे प्लस कर लो उसे। अब दुनिया में ऐसे ढूंढने जाओगे कि यहाँ पर हमें सब कुछ परफेक्ट मिले, तब तो ये तलाश आपकी गलत ही जाएगी, तो कुछ निकलने वाला नहीं है। तो जिससे जो जो बढ़िया चीज मिले उसको आप सीखते जाओ और एक धुन बना लो कि मेरे को। और ज्यादा मत पढ़ो। ज्यादा मत पढ़ो का मतलब मैं बहुत ज्यादा अलग अलग पढ़ने की नहीं कह रहा। आप अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। पुराने सवाल उठा लो मेंस के जितने भी हैं, उनसे ट्रेंड पकड़ लो, मुद्दों को देख लो, थोड़ा रिसर्च कर लो कि खेती है तो खेती में क्या क्या चीजें आ रही है ज्यादातर। और अखबार पढ़ते रहो लगातार, तो अखबार से आपको आगे के टॉपिक पकड़ में आएंगे कि इससे रिलेटेड मेरे को ये टॉपिक लग रहा है। वो सवाल बना लो अपने हाथ से, फिर उसके बाद मटेरियल जुटाना शुरू कर दो। अगर मेरी क्लास में वो टॉपिक नहीं आई जो आप समझ रहे हो, या तो आप मिल लो, पूछ लो, और नहीं तो अपना सवाल अलग लिख के उसका कंटेंट कहाँ से इकट्ठा होगा वो काम आप करते जाओ। ये नहीं कि हम पूरा गहराई में जाके एनसीईआरटी बहुत बेसिक्स और इसमें खो गए 2-3 साल तक। आप टू द पॉइंट आओ, मतलब कि एग्जाम में सवाल क्या आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, 10-20 कितने टॉपिक बन रहे हैं, इनमें क्या क्या पूछ रहे हैं, ये चीज मेरे को कहाँ से पढ़नी है, यहाँ से स्टार्ट करो। और जितनी जितनी बेसिक आपको उससे रिलेटेड चाहिए तब बेसिक में जाओ कि इसको एमएसपी को पढ़ना है, तो बाजार जोखिम वर्ड आया तो ये मेरे को नहीं आ रहा है, तो बाजार जोखिम को अंडरस्टैंड कर लो। ये तरीका आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बच्चे अभी नए हैं कि भाई हम ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, वो अपनी रणनीति अलग तरह की भी बना सकते हैं कि बहुत बेसिक्स पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका तो हमारे हिसाब से नहीं है। तो अच्छा स्मार्ट वर्क करके 12-15 महीनों के अंदर आप वो चीजें ला सकते हो और आप ही में से लोग बनते हैं, अलग दुनिया से लोग नहीं आए हुए हैं। तो आप फॉलो करो, सब चीज बढ़िया होगी।